Hello friends, try to watch this video till end, then only you will be able to understand something and learn something new. Try not to waste your time. Now, coming to my question. फ्रेंड्स, हमें दे रखा है क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल थीटा है और ये जो इंक्लाइंड प्लेन है वो रफ है। दैट मीन्स उसका कुछ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है। और फ्रेंड्स, इस इंक्लाइंड प्लेन पर क्या किया गया है, एक स्क्वायर शेप्ड ब्लॉक को रखा गया है जिसका कि मास m है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है नीचे की तरफ विदाउट टॉपलिंग। विदाउट टॉपलिंग मीन्स फ्रेंड्स बिना पलटे। तो फ्रेंड्स हमसे कह रहा है कि इफ़ m मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी v विदाउट टॉपलिंग, व्हाट इज़ द टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो फ्रेंड्स, जब ये इंक्लाइंड प्लेन पे ब्लॉक m रखा होगा तो ये कुछ नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा ऊपर की तरफ। तो हमसे पूछा है कि इस नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क कितना है अबाउट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास किसका? इस ब्लॉक का। आइए देखते हैं फ्रेंड्स इसका क्या सॉल्यूशन बनेगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये ब्लॉक जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? कि उसका एक्सीलरेशन ज़ीरो होगा। और एक्सीलरेशन ज़ीरो कब हो सकता है? जब उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स ज़ीरो हो। ओके फ्रेंड्स, दूसरी कंडीशन हमें दे रखी है नो टॉपलिंग। नो टॉपलिंग का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? नो टॉपलिंग का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी इज़ ज़ीरो। और फ्रेंड्स, ये जो हम कह रहे हैं कि नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये टाउ नेट हम बॉडी के किसी भी पॉइंट के अलॉन्ग ले सकते हैं। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो अगर हम बात करें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की तो क्या होगा? नेट फोर्स ज़ीरो होगा अलॉन्ग इंक्लाइंड प्लेन। तो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं इंक्लाइंड प्लेन पे ब्लॉक का, तो कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे होंगे? एक तो फोर्स एक्ट कर रहा होगा mg वर्टिकली डाउनवर्ड। तो फ्रेंड्स, उस फोर्स mg के दो कंपोनेंट होंगे। एक इंक्लाइंड प्लेन के अलॉन्ग होगा, कितना? mg साइन थीटा, और दूसरा इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर, कितना? mg cos थीटा। दूसरा फ्रेंड्स, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये रफ़ है, और अगर ये रफ़ है तो एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? बैकवर्ड। ये इस ब्लॉक की स्पीड को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। और फ्रेंड्स, अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फ्रेंड्स इसका एक्सीलरेशन ज़ीरो होना चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर इसका एक्सीलरेशन ज़ीरो होगा और हम बात करें फ्रेंड्स न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएं यहाँ पर इस ब्लॉक के ऊपर, तो क्या होगा फ्रेंड्स? mg साइन थीटा इसको आगे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। एक तो फोर्स आगे की तरफ हो गया mg साइन थीटा, माइनस फ्रिक्शन F बैकवर्ड डायरेक्शन में है तो ले लिया माइनस में, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये क्या हो गया? F। ये क्या हो गया? ma। F इक्वल टू ma लगा दिया, न्यूटन सेकेंड लॉ।
तो फ्रेंड्स इसका एक्सीलरेशन 0 है, और अगर इसका एक्सीलरेशन 0 होगा तो क्या होगा, एफ किसके बराबर हो जाएगा, mg साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो वही लिखा है फ्रेंड्स यहाँ पर, f इज इक्वल टू mg साइन थीटा। ऑल राइट फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ और जो है नोटिस करने वाली वो ये है कि फ्रेंड्स यहाँ पर हम f इज इक्वल टू म्यू एन नहीं लगा सकते, f इज इक्वल टू म्यू एन नहीं लगा सकते, वो फ्रेंड्स गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स हमें दे रखा है कि इस ब्लॉक का कुछ शेप है, ये एक स्क्वायर शेप ब्लॉक है, मतलब आप इसको एक क्यूब समझ सकते हो अगर प्रैक्टिकली बात करें तो। फ्रेंड्स अगर ये पॉइंट मास नहीं है, इट्स नॉट अ पॉइंट मास, तो फ्रेंड्स हम जो इसकी नॉर्मल रिएक्शन होगी वो किसके बराबर नहीं होगी, वो mg cos थीटा के बराबर नहीं होगी। और फ्रेंड्स अगर ये इसकी नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा के बराबर नहीं होगी, ऐसा क्यों होगा, मतलब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg cos थीटा के बराबर क्यों नहीं होगी, ऐसा क्यों कह रहे हैं? फ्रेंड्स नॉर्मल जो पॉइंट मास में हम मानते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन भी सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है और mg cos थीटा भी सेंटर ऑफ मास से पास करता है, क्योंकि फ्रेंड्स हम ये मानते हैं ना कि ये जो फोर्स mg है वो कहाँ से एक्ट करता है, वो सेंटर ऑफ मास से नीचे की तरफ लगता है। जैसे ये ब्लॉक रखा हुआ है तो सेंटर ऑफ मास से डाउनवर्ड एक्ट करेगा कितना फोर्स, mg। लेकिन फ्रेंड जो नॉर्मल रिएक्शन होती है वो ज़रूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास से पास हो। जब इसके दो कंपोनेंट लेंगे mg cos थीटा और mg sin थीटा, तो इंक्लाइंड के जस्ट परपेंडिकुलर होगा क्या, mg cos थीटा। और फ्रेंड्स जब हम n इज इक्वल टू mg cos थीटा लेते हैं तो हम मानते हैं कि वो भी सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, लेकिन यहाँ इस ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन सेंटर ऑफ मास से पास होगा, ज़रूरी नहीं है। इसीलिए फ्रेंड्स हम n इज इक्वल टू mg cos थीटा नहीं ले सकते। और फ्रेंड्स अगर ये नहीं ले सकते n इज इक्वल टू mg cos थीटा, तो फ्रिक्शन जो है वो म्यू एन के बराबर नहीं होगा। तो फ्रेंड्स अगर हमें नॉर्मल रिएक्शन पता ही नहीं होगी कितनी है, अगर n इज इक्वल टू mg cos थीटा नहीं है तो हमें नॉर्मल रिएक्शन पता ही नहीं है, और अगर फ्रेंड्स हमें नॉर्मल रिएक्शन पता ही नहीं है तो हम f इज इक्वल टू म्यू एन लगा के करेंगे क्या, तो इसीलिए फ्रेंड्स ये तरीका गलत होगा। तो आते हैं अपने पॉइंट पे वापस। नेट फोर्स हमने इंक्लाइन प्लेन के अलोंग बराबर कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, f इज इक्वल टू mg sin थीटा, तो फ्रिक्शन फोर्स मिल गया। और फ्रेंड्स और n इज इक्वल टू mg cos थीटा हम कर नहीं सकते, तो आइए देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या बनेगी। देखिए फ्रेंड्स फ्रिक्शन हमें मिल चुका है, अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो नेट टॉर्क हम निकालेंगे अलोंग सेंटर ऑफ मास। तो फ्रेंड्स ये जो mg cos थीटा है ये कहाँ लग रहा है, mg cos थीटा पास कर रहा है सेंटर ऑफ मास से वर्टिकली डाउनवर्ड, और नॉर्मल रिएक्शन कहाँ से पास हो रही है हमें नहीं पता, तो हम ये मान लेते हैं, इसको हमने इंक्लाइंड प्लेन माना, ये इंक्लाइंड प्लेन है ये, तो नॉर्मल रिएक्शन बॉडी से ही पास होगी, लेकिन कहाँ से पास होगी हमें नहीं पता, तो हम कहीं से भी मान लेते हैं यहाँ से, तो ये ड्रॉ कर ली, नॉर्मल रिएक्शन पास हो रही है कुछ। और फ्रेंड्स फ्रिक्शन ये इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर की तरफ लग रहा है, कितनी दूरी पे लग रहा है फ्रेंड्स, सेंटर ऑफ मास से ये a डिस्टेंस पे। ब्लॉक की पूरी लेंथ कितनी है, ये है 2a लेंथ, तो फ्रिक्शन के कितनी दूरी पे लगेगा सेंटर ऑफ मास से, ये हाफ डिस्टेंस हो जाएगी, तो हाफ डिस्टेंस पे हो गया फ्रिक्शन, तो सेंटर ऑफ मास से फ्रिक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई,
स्मॉल ए। ऑल राइट फ्रेंड्स, अब निकालते हैं टॉर्क, लिखते हैं सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग। तो फ्रेंड्स mg cos थीटा की वजह से टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि यह सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है। और अगर बात करें फ्रिक्शन की, तो फ्रिक्शन फ्रेंड्स इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, तो इसको हमने ले लिया माइनस में। तो माइनस एफ इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी a, प्लस टाउ, दूसरा टॉर्क और कौन सा फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन, तो हमने क्या ले लिया प्लस टाउ एन, हमें पता नहीं है हमने लिख दिया बस, टाउ एन इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स और इसमें कुछ है नहीं वेरिएबल, केवल टाउ एन ही है जो हमें नहीं पता। फ्रिक्शन हमें पहले से पता है कितना है, तो टाउ एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ए। तो फ्रेंड्स यहाँ इसमें हम फ्रिक्शन की वैल्यू रख देते हैं। फ्रिक्शन कितना है, एम जी साइन थीटा, तो टाउ एन कितना हो गया, एम जी ए साइन थीटा। फ्रेंड्स जो इस क्वेश्चन में सीखने वाली बात थी वो यही थी कि कब हम फ्रिक्शन को म्यू एन नहीं लिख सकते। फिर हमें नहीं पता ना फ्रेंड्स, ये म्यू एन होता है फ्रिक्शन जब लिमिटिंग कंडीशन में हो, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो होता है म्यू एन टू एन। अब फ्रेंड्स हमें नहीं पता कि कितना फ्रिक्शन लग रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है या नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन है या नहीं है। हमें बस इतना पता है कि जितना एम जी साइन थीटा है उतना ही फ्रिक्शन है। सोचते रहिए इस क्वेश्चन के बारे में फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।